हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आपको केरला की वायनाड से एक काफ़ी दुखद खबर देखने को मिल रही है। दरअसल में एक्चुअली क्या हुआ कि अगर मैं बात करता हूँ केरला के वायनाड रीजन की, यहाँ पर पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। ठीक है। अब बारिश के साथ साथ आप जानते होंगे जो वायनाड वाला रीजन है ना, कुछ एरियाज इसमें काफ़ी हिली एरियाज हैं, काफ़ी पहाड़ वाले आपको रीजन्स देखने को मिल जाएंगे। अब काफ़ी तेज़ बारिश भी हो रही थी एट द सेम टाइम, जब हमें यहाँ पे लैंडस्लाइड साथ में देखने को मिलती है। तो ये सारे जो गाँव के नाम यहाँ मेंशन है ना, आपका अटमला, चूरमला एंड आपका मुंदकी, ये जो रीजन्स थे ये कहीं न कहीं उस पानी के साथ-साथ जो लैंडस्लाइड हुई, उसकी चपेट में आ गए, जिस वजह से लगभग 122 लोगों की यहाँ पे हमें डेथ देखने को मिल रही है। एंड ऐसा बताया जा रहा है कि कम से कम 200 लोग के आस-पास यहाँ पे हमें इंजर्ड देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली 197 मेंबर्स यहाँ पे इंजर्ड देखने को मिल रहे हैं। तो सिमिलर इश्यूज थोड़े बहुत ऐसे ही कर्नाटका के अंदर, आपको कोयम्बटूर के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। पर ऐसा बताया ये भी जा रहा है कि हो सकता है जो नंबर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये नंबर यहाँ पे बढ़ भी सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैसिव इंजरीज यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। हालांकि रेस्क्यू टीम्स अपने अच्छे से काम कर रही हैं ताकि जल्दी से जल्दी उनको यहाँ पे उनको निकाला जा पाए, उनको जान बचाई जा पाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं द हिंदू के फ्रंट पेज की ही, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि देखो, जो मुंबई से हावड़ा जाने वाली ट्रेन थी ना, वो झारखंड के अंदर डिरेल हो गई, जिस वजह से 2 लोगों की यहाँ पे हमें डेथ देखने को मिल रही है। देखो, ट्रेन हादसे पिछले कुछ समय के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे गुड्स वाली ट्रेन थी, इसके कुछ पार्ट जो था वो इस ट्रेन के ऊपर आकर गिरा, जिस वजह से ड्राइवर को दिखना बंद हो गया एंड अकॉर्डिंगली इमरजेंसी ब्रेक्स लगानी पड़ी, जिस ब्रेक्स की वजह से यहाँ पर हमें डिब्बों का डिरेलमेंट हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें यहाँ पे 2 लोगों की डेथ की खबर है। पर एक अच्छी खबर यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है साथ ही साथ, अगर मैं बात करूँ, वो है ओलंपिक्स 2024 से। दरअसल में जो मनु भाकर जी हैं एंड साथ ही साथ आपके सरबजोत सिंह जी, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल जो मिक्स थे, उसके अंदर यहाँ पर ब्रोंज मेडल जीता है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ, जो मनु भाकर जी हैं, ये पहले इंडिया की तरफ से स्पोर्टिंग लीजेंड बन चुकी हैं, क्योंकि इन्होंने एक ही ओलंपिक्स के अंदर मल्टीपल मेडल जीतने वाले ये पहले पर्सन है। ठीक है, तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ भी हो जाती है। स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। डेट है आज की 31 जुलाई 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, जिसको हम पीएमजी दिशा के नाम से जानते हैं। अब ये मुद्दा है क्या सर पीएमजी दिशा का? देखो, एक्चुअल में ना अगर मैं बात करता हूँ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की, तो आप जानते होंगे कि अभी भी ना रूरल एरियाज के अंदर डिजिटल इलिटरेसी है काफ़ी सारी चीज़ों में, राइट। इलिटरेसी तो आप समझते होंगे। अब मैंने वर्ड यूज़ कर दिया डिजिटल इलिटरेसी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि मान लो कंप्यूटर ढंग से चलाना नहीं आता, या फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है, राइट। और बहुत सारी चीज़ें जो ऑनलाइन आप लोग कर सकते हो, वो कहीं ना कहीं अगर इश्यूज होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिजिटल इलिटरेसी। अब हमारे यहाँ पे डिजिटल इंडिया मिशन भी चल रहा है, राइट। अब डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत ही आप जानते हैं एक कंपोनेंट हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है पीएमजी दिशा। ठीक है। इसके माध्यम से पता क्या करेंगे, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार है ना, रूरल एरिया की जो फैमिलीज हैं, उनमें हर फैमिली में एक पर्सन को यहाँ पे चयनित किया जाएगा एंड कोशिश करी जाएगी उसको डिजिटली लिटरेट बनाने की। अभी वो डिजिटली इलिटरेट है, पर हम उसको कोशिश करेंगे डिजिटली लिटरेट बनाने की। वो कैसे करेंगे? एक्चुअल में ना इनका एक कोर्स होगा। वो कोर्स 20 घंटे के आसपास का उसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा। कम से कम 10 दिन एंड मैक्सिमम 30 दिनों के अंदर उनको यहाँ पर ये कोर्स कंप्लीट करना होगा। 14 से 60 साल की उम्र के व्यक्ति यहाँ पे इसका अंदर एनरोल कर सकते हैं। हर फैमिली से यहाँ पर एक मेंबर को यहाँ पे नॉमिनेट किया जाएगा। अब ध्यान ये रखा जाएगा कि जो भी आपके आसपास के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या कॉमन सर्विस सेंटर जिनको आप सीएससी बोलते हैं, वहाँ पर इनका लर्निंग प्लेस हो जाएगा। जो भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंडिया के अंदर हैं, उनके अंदर यहाँ पे उनको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। एंड इनफैक्ट ना थोड़ा प्रायोरिटी दी जाएगी महिलाओं को, प्रायोरिटी दी जाएगी हमारे जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, आपके बिलो पॉवर्टी लाइन हो गया, या फिर आपके जो दिव्यांग जन है, उनको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी कि उनको हम यहाँ पर अगर ये आईसीटी कंप्यूटर्स इनकी हम अच्छे से जानकारी दे पाएँ, राइट। प्लस एट द सेम टाइम कोशिश यही है कि जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं या फिर मान लो जो ऐसे लोग हैं जो स्मार्टफोन वगैरह यूज़ नहीं करते,
तो उनको यहाँ पर हम प्रायोरिटी दें, दैट इज द फोकस। इंपॉर्टेंट बात ये है, ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपके रूरल एरियाज के लिए है, क्योंकि लिखा ना ग्रामीण, ठीक है ना, तो रूरल एरियाज के ऊपर यहाँ पे स्कीम एप्लीकेबल होती है। प्लस एट द सेम टाइम जो इवेल्युएशन होता है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो नेशनल लेवल सर्टिफाइंग अथॉरिटीज है, एजेंसीज हैं, उनके द्वारा किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका NIE-LIT हो गया, ये है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपका NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, या आपका इग्नू जो आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी होता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे PMG दिशा के बारे में। अभी हम इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगभग 47.8 मिलियन रूरल सिटीजन्स को अब सर्टिफाई कर दिया गया है एज डिजिटली लिटरेट। तो बहुत अच्छी चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ओरोपाउच फीवर के बारे में। अब ब्राजील ने पहली यहाँ पे डेथ अभी रिपोर्ट करी है इस फीवर के रिगार्डिंग। थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को। दरअसल में ये जो फीवर है ना, ये अपने आप में एक जूनोटिक आपको डिजीज देखने को मिल जाएगी। जूनोटिक आप जानते होंगे, कैसे आपका एनिमल से कोई चीज ह्यूमंस में फैलती है या वाइस वर्सा, उसको हम यहाँ पे जूनोटिक डिजीज बोल देते हैं, ठीक है। जूनोटिक के साथ साथ एक और वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे। क्या वर्ड है ये है सर आर्बोवायरल। आर्बोवायरल दरअसल में जो शब्द है ना, ये बना है आपका ऑर्थोपॉड बेस्ड वायरल। ऑर्थोपोड आप जानते होंगे, बेसिकली जब मैं बात करता हूँ आपके इंसेक्ट्स वगैरह की, जैसे आपका मॉस्किटो, आपका टिक्स, उनकी हम बात करते हैं। तो एक्चुअल में ना कोई भी बीमारी जो आपके ऑर्थोपॉड से होती है और जो वायरल है, उसको हम यहाँ पे ऑर्बोवायरल डिजीज बोल देते हैं। सर कुछ एग्जांपल देंगे? बिल्कुल। हम लोगों ने पिछले दिनों के अंदर चिकनगुनिया का डिस्कस किया था, हमने डेंगू का डिजीज का बात करी थी, हमने येलो फीवर की बात करी हुई है, हमने जीका वायरस की बात करी गई है। ये सारे के सारे क्या हैं सर? वायरल डिजीजेज हैं। प्लस एट द सेम टाइम ये ऑर्थोपॉड या कोई इंसेक्ट्स या मॉस्किटो टिक्स की वजह से होते हैं, बिल्कुल। तो इसलिए ये सारे भी ऑर्थोवायरल डिजीजेस ही हुए। उसी तरह से जब मैं बात कर रहा ना ओरोपॉच फीवर की, ये भी आपका जूनोटिक और ऑर्बोविरल वायरस डिजीज ही है, जिसको ओरोपॉच वायरस के द्वारा ही कॉज किया जाता है। पहली बार इसको आइडेंटिफाई किया गया था त्रिनिदाद एंड टोबैगो के अंदर 1955 के अंदर, राइट। यहाँ पर ये जो ह्यूमन से ट्रांसमिट होता है ना, ये दरअसल में एक मिच इन्फेक्टेड के बाइट की वजह से होता है। दरअसल में ना जो मिच होता है, इट इज वेरी मच सिमिलर टू अ मॉस्किटो। एक मच्छर की तरह ही होता है, बस मिच के जो विंग्स होते हैं थोड़े शॉर्ट होते हैं, जो मिच होते हैं थोड़ा सा ना जो उड़ते समय धीरे धीरे उड़ते हैं। तो सिमिलर चीज़ है जैसे मॉस्किटो होते हैं, बट काफ़ी सिमिलरिटी आपको देखने को मिल जाएगी, थोड़े से डिफरेंसेस है माइनर। जैसे फॉर एग्जांपल कॉमनली जो आपका कुलिकॉइड्स पैरानियस मिच हो गया, इसका तरह यहाँ पे कॉज किया जाता है। बाकी देखो एक्चुअल में क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन की वजह से कहीं ना कहीं इनका ट्रांसमिशन बढ़ गया है, क्योंकि जैसा हमने देखा ना ये जूनोटिक डिजीज है। अब अर्बनाइजेशन होने की वजह से या डिफॉरेस्टेशन की वजह से वो चीज़ें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, एंड टेम्परेचर जैसे जैसे राइज हो रहा है उसकी वजह से भी ये चीज़ बढ़ती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का कोई भी एविडेंस हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। कोई भी यहाँ पे हमें वैक्सीन नहीं है हमारे पास इसकी, या कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। बस सिम्टम्स जो भी होते हैं हम उसको यहाँ पे मैनेज करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली यहाँ पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की यहाँ पे बात करी जाती है, राइट। बाकी इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सिमिलर टू डेंगू होते हैं। जैसे 4 से 8 दिनों के बाद सिम्टम्स अपीयर होने लग जाते हैं इंसान को, फीवर, हेडेक, बॉडी पेन, ठीक है, ठंड लगना, वॉमिटिंग होना, नौशिया, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अगला दोस्तों हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल टाइगर डे 2024 के बारे में। हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि एक तरह से ना जो टाइगर्स हैं हम यहाँ पे उनको प्रोटेक्ट एंड कंजर्व कर पाएं। दरअसल में 2010 के अंदर आप लोगों को पता होगा, जो सेंट पीटर्सबर्ग है टाइगर समिट हुआ था रशिया के अंदर, वहां पर अवेयरनेस यहाँ पे हमने जनरेट करनी स्टार्ट करी कैसे टाइगर्स के रिगार्डिंग हो सकता है। अभी अगर हम बात करें ना, तो इंडिया के अंदर दुनिया भर के जो वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन का 70% जो पॉपुलेशन है वो आपको भारत में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आज के समय इंडिया में जो टाइगर्स हैं वो ऐसा बताया जाता है कि 3682 टाइगर पॉपुलेशन है, एज पर द जो 2023 के नंबर्स हमारे सामने हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, भारत में टोटल 54 टाइगर रिजर्व्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इसके साथ ही साथ जो आपका CATS है, यानी कि आपका जो कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। अब वहां पर भी 23 टाइगर रिजर्व हैं भारत के, जिनके पास ये एक्रीडेशन है। दरअसल में जो CATS है ना, ये दुनिया भर का एक एक्रीडेशन स्टैंडर्ड हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बेसिकली जैसे आपके स्टैंडर्ड नहीं होते आपके स्कूल्स वगैरह के, कि कैसे आपका कौन से उसके साथ एफिलिएटेड हो आप, उसी तरह से यहाँ पर हमारे भी 23 टाइगर रिजर्व के पास ये स्टैंडर्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है, जिनको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा यहाँ पे
डेवलप किया गया है कि कैसे स्टैंडर्ड्स हमें मेंटेन करने चाहिए। उसके अलावा देखो थीम जो है वो कॉल फॉर एक्शन ही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर भी है जो हमने 1973 के अंदर लॉन्च किया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। इसका पर्पस यही है कि टाइगर्स को हम कैसे कंजर्व कर पाएँ। आपको ध्यान में ये रखना है कि टाइगर्स आपके IUCN के हिसाब से एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर एंड साइट्स के अंदर भी अपेंडिक्स 1 के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात ये है क्योंकि देखो टाइगर्स जो होते हैं ना, फूड चेन के बिल्कुल आपको ऊपर देखने को मिल जाते हैं। तो टाइगर्स का होना अपने आप में पूरे पूरे नेचुरल हैबिटेट को प्रिजर्व करता है। इसके अलावा आप जानते होंगे हमारे पास एक अथॉरिटी भी है जिसका नाम है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि अपने आप में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको बनाया गया था अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड दिस वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। पर्पस यही रहता है कि देखो प्रोजेक्ट टाइगर को ठीक है, सारी चीज़ों को अकॉर्डिंगली करना, आपके टाइगर कंजर्वेशन प्लान्स को अप्रूव करना जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने प्रिपेयर किए हैं, एंड बाकी चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल माइनिंग इंडस्ट्री या बाकी और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको एवेल्युएट करना एंड उनमें अकॉर्डिंगली चेंजेस वगैरह सजेस्ट करना। ये सब चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दोस्तों रहेगा जज़ीदी कम्युनिटी के बारे में। एक्चुअल में ना थोड़ा सा आप इसको लोकेशन समझने की कोशिश करना। आप लोगों ने ना कुर्दिस्तान के बारे में आप लोग जानते होंगे। जब मैं बात करता हूँ ना कुर्दिस्तान की, तो एक्चुअल में ना जो कुर्दिस्तान वाला रीजन है, ये टोटल 4 देशों के कुछ-कुछ एरियाज़ मिला के बना है। एक जैसे कुछ हिस्सा आपका इराक का हो गया, कुछ हिस्सा आपका ईरान का भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आपका सीरिया हो गया और टर्की। मेजरली यही चारों कंट्रीज़ की बात होती है। अर्मेनिया का थोड़ा बहुत हिस्सा है बट नॉर्मली हम बात नहीं करते कुर्दिस्तान के अंदर। नॉर्मली बाकी चारों कंट्रीज़ की जनरली हम बात करते हैं। अब आप जानते होंगे कुर्दिस्तान की एक फेमस कम्युनिटी है जिसको कुर्द के नाम से हम डिस्कस कई बार करते भी हैं, पहले भी हमने डिस्कस कर रखा है। उसके अलावा एक कम्युनिटी है यहाँ पे, हमें ज़ाज़ादी कम्युनिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एक्चुअल में क्या हुआ है पिछले 10 साल में अगर हम बात करें ना, तो इनका जो घर था बेसिकली वो आपका कुर्दिस्तान ही था, राइट? पर इशू ये आया है कि इस्लामिक स्टेट की वजह से कहीं न कहीं इनके जो घर थे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। अब अपने घर कहाँ पर जाएँ, कहाँ इनका स्टेबल होम हो, वो इनको यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो काफ़ी डिस्कशन इनके बारे में हो रहा है। ज़ज़ादीज़ की बात करें तो दरअसल में दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट मोनोथीस्टिक, जो सिंगल गॉड में बिलीव करते हैं ना, सिंगल उसमें रिलीजियस मिनॉरिटी हमें देखने को मिल जाती है। यज़ीदी का मतलब ये होता है वर्शिपर्स ऑफ गॉड। इनके कुछ बिलीफ्स की बात करें तो एक्चुअल में इनके बिलीफ्स काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। हालाँकि एक प्री इस्लामिक सेक्ट कंसिडर किया जाता है इनको, जो क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़्म, आपका ज़ोरास्ट्रियनिज़्म से यहाँ पे काफ़ी कुछ ड्रॉ करते हैं। इनके जो भगवान कह लो या जो भी इनके सुप्रीम बीइंग है, उनको ये ज़ाज़दान के नाम से जानते हैं, जिनके आप नोटिस करोगे 7 स्पिरिट्स हमें यहाँ देखने को मिल जाएँगे, इंक्लूड द पीकॉक एंजल नेम्ड मलिक तबूस। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये बाइबल को भी, कुरान को, दोनों को यहाँ पे मानते हैं, पर इनका जो काफ़ी हद तक ट्रेडिशन है वो हमें ओरल ट्रेडिशन देखने को मिल जाएगा। एट द सेम टाइम दिसंबर के हर महीने में अंदर ये 3 दिनों के लिए फास्ट रखते हैं बिफोर ड्रिंकिंग वाइन। तो थोड़ा सा ये कम्युनिटी कहाँ से बिलोंग करती है, किस रीजन के अंदर है, तो आपको ध्यान में रखना है कुर्दिस्तान, जो कि एक अपने आप में वेस्टर्न एशिया के अंदर एक जोग्राफिकल रीजन देखने को मिल जाएगा, कंसिस्टिंग ऑफ द कंट्रीज ऑफ इराक, ईरान, सीरिया एंड टर्की। बाकी ये लैंग्वेज वहीं की बोलते हैं जो कर्दिश लैंग्वेज होती है, ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगला टॉपिक हमारा है लोक अदालत के बारे में, ठीक है? हालाँकि ये थोड़ा स्टैटिक टॉपिक आपका ज़्यादा रहेगा क्योंकि ये पॉलिटी में आप पढ़ते भी हो। जब मैं बात करता हूँ ना लोक अदालत की, तो दरअसल में सुप्रीम कोर्ट ने ना 1 हफ्ते का यहाँ पे स्पेशल लोक अदालत ड्राइव यहाँ पे स्टार्ट करी है, ताकि जो भी डिस्प्यूट्स हैं बहुत लंबे पेंडिंग हैं, उनको यहाँ पे टैकल किया जा पाए। अब एक्चुअल में आप जानते हो लोक अदालत जैसा नाम में ही मेंशन्ड है ना, ये एक्चुअल में गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है एंड इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ एडीआर, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ एडीआर, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसमें आपके बहुत सारे आपका मीडिएशन हो गया, आपका नेगोशिएशन हो गया, कंसीलिएशन हो गया, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। अब एक्चुअल में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहली बार इंडिया के अंदर जो लोक अदालत थी वो 1982 जूनागढ़ गुजरात के अंदर यहाँ पे पहली बार हेल्ड करी गई। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि 1987 के अंदर एक एक्ट आता है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987, जिसने लोक अदालत को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया। लोक अदालत को जो चेयर किया जाता है वो अक्सर आपके जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा किया जाता है चेयर, या तो वो सिटिंग चेयर हो सकते हैं, सिटिंग जुडिशियल ऑफिसर हो सकते हैं, या रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर भी हो सकते हैं। इनके अलावा 2 जनरली और मेंबर्स रहते हैं, एक लॉयर और एक सोशल वर्कर। दिस इज जनरली, ठीक है? कुछ चेंजेस भी हमें कई बार देखने को मिलते हैं, बट नॉर्मली ये हमें कॉम्पोजिशन देखने को मिल जाएगा। लोक अदालत का अवार्ड एक सिविल कोर्ट डिक्री की तरह होता है, ठीक है ना? एक्चुअल में इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपके जैसे
आपके जो पहले जैसे आपका सिविल प्रोसीजर हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, उनसे यहाँ पे ये बाउंड नहीं होते, ये वर्क करते हैं एज पर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्लस कोई लीगल रिप्रेजेंटेशन होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फीस वगैरह यहाँ पे नहीं देनी, ठीक है। तो एक तरह से ना बहुत आसान लगता है। अदरवाइज एक इंसान अगर कोर्ट कचहरी जाने का सोचे तो बहुत सारे खर्चे, बहुत सारे इश्यूज उसको फेस हो सकते हैं। बट यहाँ पर लोक अदालत में वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं देखने को मिलती। बाकी इनफॉर्मली डिसीजन करे जाते हैं, एंड जो डिसीजन लिया जाता है वो पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होता है, एंड उसके ऊपर कोई अपील का प्रावधान नहीं होता। बाकी जैसे मैंने कहा था, सिविल कोर्ट्स की इनके पास पावर होती है कि इसको समन वगैरह यहाँ पे किया जा सकता है एज पर कोड ऑफ प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर 1908, राइट। तो डेफिनेटली इट इज कंसिडर्ड एज अ सिविल कोर्ट। ये चीजें हमने डिस्कस कर ली। बात करें कितने तरह की हमें हमारे पास लोक अदालत होती है, तो तीन मेजर तरह की हो गया। एक हो गया आपका नेशनल लोक अदालत, एक होता है आपका स्टेट लोक अदालत, और एक होते हैं आपके परमानेंट लोक अदालत। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। नेशनल लोक अदालत तो आप समझ गए होंगे कि नेशन वाइड एक कोई दिन चूज किया जाता है, उस दिन पूरे इंडिया भर में आपको ये देखने को मिल जाएंगी। तो हर महीने नॉर्मली ये किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के ऊपर यहाँ पे कंडक्ट होती हैं। बात करें स्टेट लोक अदालत की, इनको रेगुलर लोक अदालत भी बोलते हैं। इनको आप डिवाइड कर सकते हो कंटिन्यूस लोक अदालत, जो कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली बैठती है किसी सर्टेन पीरियड के लिए। डेली लोक अदालत आपकी रोज होती है। उसके अलावा मोबाइल लोक अदालत, ये वैन के माध्यम से कुछ गांव वगैरह में भी जाते रहते हैं केसेस को हैंडल करने। एक होती है मेगा लोक अदालत, जो कि पूरे स्टेट कोर्ट्स के अंदर एक सिंगल डे के ऊपर कंडक्ट करी जाती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं परमानेंट लोक अदालत की, जिसको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस भी बोलते हैं, ये दरअसल में ना आपकी इसके अंदर अगर मैं बात करूं परमानेंट लोक अदालत के अंदर, तो यहाँ पर आपका कोई भी मुद्दा हो जिसकी जो वैल्यू है आज के समय 1 करोड़ तक की हो, उसको यहाँ पर ये हैंडल कर सकते हैं। ये यहाँ पर नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस को ऊपर ज्यूरिसडिक्शन नहीं होती। नॉन कंपाउंडेबल वो वाले ऑफेंसेस होते हैं जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, राइट। इनके अंदर अगर सेटलमेंट कर भी लेना तब भी केस चलता रहता है, तो वो चीज़ें को यहाँ पे बोलते हैं। प्लस एट द सेम टाइम, ठीक है ना, अगर मान लो कोई मुद्दा परमानेंट लोक अदालत में चला गया, वहां पर कोई पार्टी उसके ऊपर यहाँ पे जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं सीख कर सकती। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पब्लिक सर्विस वाली चीजें होती है ना, पब्लिक यूटिलिटी वाली, वो यहाँ कवर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट हो गया, टेलीफोन सर्विस हो गया, इस तरह के मुद्दे यहाँ पे कवर होते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, अगर सेटलमेंट के ऊपर नहीं पहुंच पाते तो उस केस में परमानेंट लोक अदालत अकॉर्डिंगली अपने आप से डिसाइड कर देगा। देखो कोशिश एक्चुअल में यही होती है कि आपस में बातचीत कर कर सही मसले तक, सही सोल्यूशन तक यहाँ पे पहुंचा पाए। पर अगर वो सब नहीं हो पाता तो देखो फैसला लिया ही जाता है, ठीक है। बाकी देखो 1987 वाला जो एक्ट था, इसको अमेंड किया गया 2002 के अंदर, ताकि ये जो परमानेंट लोक अदालत है या पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, इसको यहाँ पर हम यहाँ पे एस्टेब्लिश कर पाए। यहाँ पर भी आपको एक चेयरमैन हो गया, ठीक है ना, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज होने चाहिए या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ये रहे होने चाहिए, ठीक है ना। या इस तरह से 2 और मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं जिनका कि काफी एक्सपीरियंस होता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंदर। तो ये पूरा मुद्दा हमने लोक अदालत में अच्छे से डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड के बारे में। देखो एक्चुअल में आप जानते हो UNFCCC के बारे में, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। हम इसकी कॉप्स की बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की। तो दरअसल में जो COP29 होगा ना, वो होगा अजरबैजान के अंदर। अजरबैजान की आप सिटी आप जानते होंगे, बाकू। वहां पर आपका COP29 होगा, एंड ये शुरू होगा आपके नवंबर महीने के अंदर, ठीक है। बट उससे पहले ही काफी सारी चीजें, काफी सारे इनिशिएटिव्स हमें देखने को मिलते रहते हैं। उसी तरह से अजरबैजान की तरह एक नया इनिशिएटिव यहाँ पे अनवील किया गया है, जिसका नाम है CFAF, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। अब जैसा नाम में लिखा है फंड, तो फंड मतलब पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? दरअसल में जो फंड के अंदर पैसा आएगा वो आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन से। जो कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगी कौन? ऐसी कंट्रीज जो कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस करती हैं, या वो कंपनीज जो इनको प्रोड्यूस करती हैं अक्रॉस द ऑयल सेक्टर, गैस सेक्टर, कोल सेक्टर। इनफैक्ट अजरबैजान भी इसके अंदर ना फाउंडिंग कॉन्ट्रीब्यूटर होगा। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव जो लॉन्च होंगे, उसी का एक ही पार्ट आपका CFAF बोला जा रहा है। यहाँ पर आप नोटिस करोगे, जब इसका इनिशियल फंड रेजिंग राउंड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये ऑपरेशनल हो जाएगा। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि $1 बिलियन ये चाहते हैं रेज करना, एंड आपके जो कमिटमेंट्स आ जाएंगी 10 कॉन्ट्रीब्यूटिंग कंट्रीज से, फिर यहाँ पर ये फंड ऑपरेशनल हो जाएगा। इस पर्टिकुलर फंड का 50% जो होगा वो क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स के लिए, आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, अडेप्टेशन मिटिगेशन के लिए होगा इन डेवलपिंग कंट्रीज। एंड बाकी का जो 50% होगा वो मेंबर्स को हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू अचीव देयर नेशनल डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, ताकि जो टेम्परेचर का हमारा टारगेट है ना 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का, हम उसको अचीव कर पाए। बाकी जैसे मैंने आपको कहा था, ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरह काम करेगा, ठीक है ना।
कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को भी हम मोबिलाइज करेंगे, इन्वेस्टमेंट रिस्क को रिड्यूस करेंगे। बट डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम यहाँ पे इसके थ्रू टैकल कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अब हम चल देते हैं अपने PYQs के ऊपर। आज का होमवर्क आपका रहेगा 2 क्वेश्चंस है, बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री से दोनों के दोनों क्वेश्चन है, तो इनका आंसर आप मुझे दोनों क्वेश्चंस का नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। कल मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था, एक था होमवर्क आपको मियां तानसेन के बारे में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। देखो एक ना थोड़ा इनको मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच बताता हूँ। एक्चुअल में ना मैं आपको बहुत ही ऑनेस्टली बताता हूँ, 2019 की ये बात है। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे एंड काफ़ी सारे बच्चों ने कहा सर ये क्वेश्चन काफ़ी टफ लगा उनको। उन्होंने मुझे ये बात बोली कि सर हमने ना मियां तानसेन के बारे में पढ़ा तो था हिस्ट्री के अंदर, पर या तो याद नहीं था या बहुत ही बेसिक लेवल पढ़ा था, इतना डिटेल में तो हमने नहीं पढ़ा। विच इज़ फेयरली नॉर्मल, आई कैन अंडरस्टैंड कि हर चीज़ हम हर डिटेल में नहीं पढ़ सकते। पर थोड़ा-सा ना ऐसे क्वेश्चंस को कम जानकारी के साथ भी आप सॉल्व कुछ हद तक किया जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ ना, जैसे ये पहला स्टेटमेंट है, ये अपने आप में बहुत ही स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। व्हेयरएज़ अगर मैं बात करूँ आपके बाकी स्टेटमेंट्स की, जैसे ये आपका स्टेटमेंट नंबर 3, ये बहुत ज़्यादा जनरल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 4 भी अपने आप में बहुत जनरल स्टेटमेंट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे स्टेटमेंट 4 कह रहा है कि तानसेन ने कई रागों को इन्वेंट किया। यहाँ पर वो ये नहीं कह रहा कि इस राग को किया या उस राग को नहीं किया। सिंपली उसने कहा कि बहुत सारे राग इन्वेंट किए। उसी तरह से यहाँ पे कह रहा है कि काफ़ी सारे सॉन्ग्स भी उसने बनाए। तो यार ऐसी चीज़ें ना हिस्ट्री बुक्स के अंदर नॉर्मली लिखी गई होती हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस स्टेटमेंट को आप मुझे बोलोगे ना कि सर इस स्टेटमेंट को गलत प्रूव करके बताओ, तो मेरे लिए इस स्टेटमेंट को गलत प्रूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक्चुअली स्टेटमेंट ऑप्शन डी, ऑप्शन सी काफ़ी हद तक करेक्ट है। अगर आपको नॉलेज है बहुत बढ़िया, पर नॉलेज के बिना भी मैं थोड़ा हद तक आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। सिमिलरली ऑप्शन बी भी काफ़ी हद तक जनरल स्टेटमेंट है। पर आप एक चीज़ सोचो, जब हम बात करते हो ना स्टेटमेंट 1 की, यहाँ पर कह रहा है कि तानसेन को जो टाइटल दिया गया वो एम्परर अकबर के द्वारा दिया गया। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक स्टेटमेंट हो जाती है। कैसे? कि जैसे यहाँ पे बोल दिया ना कि इस बंदे ने किया, मतलब इसी ने किया, किसी और ने नहीं किया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जब इस तरह की स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है ना, तो थोड़ा-सा वहाँ पर आपको स्टेटमेंट को बहुत ही केयरफुली पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो स्टेटमेंट में चेंज करना एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर दरअसल में जो तानसेन को टाइटल दिया गया था, ये आपका टाइटल दिया गया था राजा विक्रमजीत जो थे ग्वालियर के। तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा तानसेन वाला। जो मियाँ टाइटल था वो यहाँ पर अकबर के द्वारा दिया गया था। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए। तो इसका एक्चुअल में इनकरेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द इनकरेक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना ये स्पेसिफिक और जनरल स्टेटमेंट्स में, जनरल स्टेटमेंट अक्सर सही होती हैं। स्पेसिफिक स्टेटमेंट में थोड़ा-सा कई बार ना गड़बड़ कर देता है एग्जामिनर। ये थोड़ा-सा आप ध्यान रखोगे तो आपको ना थोड़ा-सा अप्रोच समझ आएगी। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने पे करो, आप लोग खुद इसके PYQs आप सॉल्व करोगे, उसमें भी थोड़ा आप अप्लाई करने की कोशिश करना, आपको थोड़ा-सा पैटर्न दिखेगा इन चीज़ों के अंदर। नेक्स्ट मैंने आपसे पूछा था महात्रा और आपके पत्तक किला के बारे में। यहाँ पर आसान आंसर है ये, ठीक है? इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, विलेज हेडमैन के। ठीक है? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं अपने ट्रू एंड फॉल्स के रिगार्डिंग। यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स हैं, इनका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताना है, आपके हिसाब से इनमें से कौन-सा ठीक है, कौन-सा गलत है। कल मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया, जैसे आपको 21st कॉन्क्वेस्ट एक्सरसाइज के बारे में पूछा था, बेसिकली मंगोलिया के अंदर हो रही है। येस, दैट इज़ करेक्ट। तो फर्स्ट इज़ ट्रू। गोलन हाइट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि इज़राइल और जॉर्डन के बीच में लोकेटेड है। नहीं, ये आपका इज़राइल और सीरिया के बीच में लोकेटेड है, तो सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर ये आपका 1986 में फाउंड हुआ था, ना कि 2002 के अंदर। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।